सभी लोग ध्यान दें। तो हम लोग आज समन्वय यौगिक स्टार्ट करते हैं, जो कि केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। उपसह संयोजक यौगिक बोला जाए, या समन्वय यौगिक बोला जाए, या फिर जटिल यौगिक कहा जाए, या फिर कह सकते हैं जटिल लवण। पेपर में कुछ भी नाम से दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना रहेगा उपसह संयोजक यौगिक देगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में उपसह संयोजक यौगिक ही दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो यौगिक को बांटा गया है दो भाग में। एक है द्विक यौगिक और दूसरे हैं जटिल यौगिक, यानी कि द्विक लवण और जटिल लवण दो प्रकार के हैं। एक द्विक है, द्विक लवण, और दूसरा है जटिल लवण, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन 2025 में आया था इस साल, द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डीडीआई में केस किए थे 2025 में, नहीं आया था। नहीं आया था, इसका मतलब ये इसके आने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो द्विक लवण तथा जटिल लवण में अंतर स्पष्ट करें तो बारी बारी से समझते हैं। द्विक लवण क्या है? दो या दो से अधिक सरल यौगिक जब मिलते हैं तो द्विक लवण बनता है। दो या दो से अधिक सरल यौगिक मिल करके, ठीक है, द्विक लवण बनाते हैं। और उसका डेफिनेशन क्या है कि जिस यौगिक को या जिस मतलब यौगिक को ये स्वतंत्र अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में कह सकते हैं कि अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, विलयन की अवस्था में आएंगे तो अपना अस्तित्व खो देंगे। यानी इसका डेफिनेशन दिया जा सकता है कि दो या दो से अधिक सरल यौगिकों के मेल से बना वैसा यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, विलयन की अवस्था में अपने अस्तित्व खो देते हैं, उन्हें द्विक लवण कहा जाता है। जबकि जटिल लवण क्या है? तो ये भी दो या दो से अधिक सरल यौगिकों के मेल से बने होते हैं, परंतु ये ठोस अवस्था हो तब, चाहे विलयन की अवस्था हो तब, दोनों ही अवस्था में अपना अस्तित्व को कायम रखेंगे। एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम फिटकरी दे सकते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 O3 और 24H2। ये जबकि जटिल लवण का दे सकते हैं एग्जाम्पल K4 FeCN6, ठीक है। तो ये है द्विक लवण, ये है जटिल लवण। इनके बीच में अंतर हम लिखवाए हैं बुक में, उसमें हम लोग गेस कर सकते हैं, उस पर टिक लगा लो, डीडीआई लिख लो सब लोग। इनके बीच में अंतर यहाँ पे दिया भी है, देख सकते हैं पेज नंबर 220 में लिखा है कि द्विक लवण सिर्फ ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, जबकि जटिल लवण ठोस अवस्था और विलयन की अवस्था दोनों ही अवस्था में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। दूसरा नंबर अंतर दे रहा है कि इनके गुण यानी कि द्विक लवण के गुण अपने ही अवयवी यानी इनके जो इनके अवयवी कण है ना, अवयवी यौगिक, तो अवयवी यौगिकों के गुणों से बिल्कुल समान होते हैं। इनके जो गुण है ना, अवयवी यौगिकों के गुणों के बिल्कुल सेम होते हैं, यानी सदृश होते हैं। जबकि जटिल लवण क्या है? तो इनके गुण अवयवी यौगिकों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, एकदम अलग होंगे। तो ये दूसरा नंबर अंतर दिया था। तीसरा नंबर है कि इनमें यानी द्विक लवण में कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु ना अपनी सामान्य संयोजकता को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें केंद्रीय धातु परमाणु अपनी दो संयोजकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक प्राइमरी संयोजकता होता है, एक सेकेंडरी संयोजकता होता है।
तो ये बात हम लोग पढ़ेंगे, अभी वर्नर का समन्वय सिद्धांत पढ़ेंगे आगे, तब जाकर पता चलेगा। उसके बाद लिखा है कि ये विलियन में अपना अस्तित्व खो देते हैं और ये विलियन में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। तो ये हम लोग आंसर याद कर लेंगे, हर हाल में सबको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और अगला हमारा टॉपिक है वर्नर का समन्वय सिद्धांत। लेकिन वर्नर के समन्वय सिद्धांत को समझने से पहले हम लोग किसी जटिल यौगिक को लेते हैं और सबका नाम जानते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, किसको किस नाम से जानते हैं तो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सब लोग गेस कर लिए हैं ना? तो हम लोग इसी को समझते हैं K4Fe(CN)(6). ठीक है, देखिए यही है हमारा जटिल यौगिक, इसी को कहेंगे हम लोग समन्वय यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, कुछ भी कहो। इसमें क्या है, तो सबसे पहले हमें समझना है ये, तो किसी भी जटिल यौगिक में एक परमाणु होता है, एक केंद्रीय परमाणु होता है, मतलब कह सकते हैं एक धातु होता है जिसको चारों तरफ से कुछ अणु, आयन या मतलब कुछ अणु घेर कर रखते हैं, उसे कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसमें जो लोहा है यानी Fe है, इसमें Cn 6 है, यानी कि 6 तरफ से Cn इसको घेर करके रखे हैं। 6 यानी यहाँ भी Cn है, यहाँ भी Cn है, यहाँ भी Cn है, यहाँ भी Cn है, यहाँ भी Cn है और यहाँ भी Cn है। 6 वो Cn चारों तरफ से घेर के रखते हैं, तो सीधा सा दिख रहा है कि ये बीच में है यानी केंद्र में है, इसलिए इनको कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसको कहा जाएगा केंद्रीय, सेंट्रल एटम, इसको कहा जाएगा केंद्रीय धातु और परमाणु। कोई दिक्कत? केंद्रीय धातु परमाणु को जो अणु या आयन चारों तरफ से घेर करके रखे हैं उन्हें कहा जाता है लिगेंड। यानी ये जो Cn दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब के सब 6 को, ये क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। यानी इसको ऊपर लिख देते हैं कि ये है लिगेंड। कोई दिक्कत? ठीक है, लिगेंड इसको घेरे हैं। अब जितने लिगेंड घेरे हैं यानी उन लिगेंडों की संख्या, टोटल संख्या को कहा जाता है समन्वय संख्या, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, या उसको हिंदी में कह सकते हैं उप सहसंयोजन संख्या। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखेंगे कि 6 वो यहाँ पर Cn घेर करके रखे हैं ना, यही कहलाएगा समन्वय संख्या। ये है समन्वय संख्या। अभी समन्वय संख्या का डिफिनेशन अभी हमें आगे मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद किसी भी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, इन दोनों को एक बड़े से कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। बड़ा कोष्ठक के अंदर रखे हैं ना, ये ना बड़ा कोष्ठक भाई, तो बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं जिसका कहा जाता है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। अब क्या डिफिनेशन पूछेगा ये हमको भी नहीं पता है, यार तो कुछ पूछ सकता है, हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना रहती है लिगेंड के डिफिनेशन पूछने का। ठीक है, लिगेंड का डिफिनेशन पूछ सकता है, तभी हम उस पे आएंगे। ये समन्वय मंडल है। समन्वय मंडल के बाहर यानी बड़े कोष्ठक के बाहर जो आयन दिखेगा, चाहे जो भी परमाणु दिखेगा, उसको कहा जाता है प्रतिकारक आयन। यानी ये है प्रतिकारक आयन। कोई दिक्कत? तो जो बीच में है, जो केंद्रीय परमाणु है, जो उसको चारों तरफ से घेर कर रखे हैं, वो समन्वय लिगेंड है। जितनी उनकी संख्या है वो समन्वय संख्या है। बड़े कोष्ठक के अंदर रखा गया समन्वय मंडल है, और इसके बाहर जो है प्रतिकारक आयन है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब हमें समझना है लिगेंड के बारे में। देखिए लिगेंड क्या है? ये जो है क्वेश्चन 2017 में 5 नंबर में पूछ दिया है। ठीक है, और वो डायरेक्ट नहीं पूछा था, वो कहा था कि वर्नर का समन्वय सिद्धांत क्या है, और साथ में बोला था कि लिगेंडों का वर्गीकरण करें। यानी हमें लिगेंड का परिभाषा जानना है और उसके बाद से इसका वर्गीकरण करना है, यानी कि इसके कितने प्रकार हैं। देखिए लिगेंड क्या है, तो समन्वय मंडल में उपस्थित, समन्वय मंडल है ना भाई, जैसे K4Fe(CN)(6), यही ना समन्वय मंडल है। तो समन्वय मंडल में उपस्थित वैसे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेर कर रखते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं लिगेंड। हम तो अब ये बोले कि यही तो है लिगेंड, लेकिन इनका काम क्या है? तो लिगेंड क्या करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, वैसे अणु होना चाहिए या वैसे आयन होने चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो। इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है तो समझिए कि लिगेंड ना हो। अब ऐसे संबंधित 2020 के पेपर में तुम देख सकते हो, सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था कि NH3 एक अच्छा लिगेंड है क्यों? कैसे? 2020 में आया था, 2 नंबर में आया था कि NH3 यानी कि अमोनिया जो है एक अच्छा लिगेंड है क्यों?
तो अमोनिया का अगर हम संरचना बनाएंगे NH3 का, तो देखो तो संरचना यही ना होगा, H और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, यानी चूंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा लिगेंड है। लिगेंड होने के लिए लोन पेयर होना बिल्कुल जरूरी है। अब लोन पेयर होकर काहे जरूरी है भाई? देखो ये क्या करते हैं लिगेंड, अपना ये इलेक्ट्रॉन जिन ना केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं, दान करते हैं, ठीक है। तो वही कैसे हो सकता है? तो होता है, देखें जैसे यहाँ पर लोहा है अकेले, 6 गो CN है, तो 6 तरफ से इसको घेर दीजिए, CN और CN। इन सब में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सबके पास है, सब नाइट्रोजन के पास एक भाग है। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, यानी 6 के 6 CN एक भाग इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोहा को देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गड़बड़ बात ये हो जा रहा है कि हम लोग अब तक जानते हैं कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लोहा धातु है फिर भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर रहा है। तो ऐसा संबंधित हम लोग बॉन्ड पढ़े हैं 11th क्लास में, जब रासायनिक बंधन पढ़े थे ना, तो उसी समय पढ़े थे कि एक सहसंयोजक बंधन होता है, एक उप सहसंयोजक बंधन होता है। उप सहसंयोजक बंधन में एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दान करता है। सेम वही चीज बात हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया जाता है, लेकिन क्या ई इसको दे रहा है? नहीं दे रहा है, यानी केवल दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सा बंधन बन रहा है? उप सहसंयोजक बंधन, यानी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका मतलब कि इस पूरे अणु में यानी पूरे यौगिक में जो बंधन बना हुआ है वो है उप सहसंयोजक बंधन, इसी वजह से इसको कहा जाता है उप सहसंयोजक यौगिक। तो दिक्कत, तो अब हम लिगेंड का परिभाषा क्या देंगे? बोलेंगे किसी भी समन्वय मंडल में उपस्थित वैसे अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करके यानी दान करके उप सहसंयोजक बंधन बनाते हैं और उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। तो ये बेहतर परिभाषा है। अब पता नहीं पहले कैसे लिखवाया है, ऐसा ही लिखवाए होंगे, अलग है क्या भाषा? हाँ, तो उससे क्या है, लिखवाया गया है कि समन्वय मंडल में उपस्थित वैसे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से परिबद्ध होते हैं यानी जुड़े होते हैं, तो उन्हें लिगेंड कहते हैं। सभी लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करके उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। ठीक तो है, क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम चलते हैं वर्नर के समन्वय सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के, ध्यान रखिए। इस चैप्टर से अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए तो यही वाला क्वेश्चन है कि वर्नर का समन्वय सिद्धांत लिखें और लिगेंडों का वर्गीकरण करें। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में तो क्या आएगा? IUPAC नाम आएगा बस। तो मनाओ कि इनमें से कोई भी आ जाए, क्योंकि ये आएगा तो आराम से लिखा जा सकता है, बहुत मजे से हम लोग लिखेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, वर्नर का समन्वय सिद्धांत। तो वर्नर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, 1892 ईस्वी में, ये हम लिखवाए भी हैं। तो 1892 ईस्वी में वर्नर नाम के वैज्ञानिक ने समन्वय यौगिकों से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे वर्नर का समन्वय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, वो वर्नर के समन्वय सिद्धांत से संबंधित कुछ बातें हैं, मतलब वो कौन सा सिद्धांत है, तो इसके मूल मुख्य बिंदु निम्न है, जिसमें से पहला नंबर है क्या, तो पहला नंबर बुक में भी है, किसी भी समन्वय यौगिक में कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार का संयोजकता दिखाता है, प्राइमरी संयोजकता, सेकेंडरी संयोजकता। रट्टा मार जाओ बहुत अच्छा से, ठीक है ना वही। हाँ, तो जब क्वेश्चन जान ले लो तो भी आ जाए। क्वेश्चन का मतलब क्या नहीं बोला था कि एड़ी चोटी का बल लगा देना, तो एड़ी चोटी के बल लगा के हम क्वेश्चन कर ले रहने की आ सकता ना आएगी। उन्हें प्रथम कोटि अभिक्रिया आ सकता है, नहीं आया, परासरणी दाब नहीं आया। तो जब ना आए तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं आएगा, वो ना आए तो दूसरा क्वेश्चन तो आए ना। इसलिए संभावना है कि ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 2017 के बाद इसको दोहराया नहीं, पूछेगा जरूर। ठीक है, पूछ ले सेंटर एग्जाम में। अच्छा, मंथली टेस्ट। तो 1892 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें पहला नंबर बोला गया है, पहला बात कि किसी भी समन्वय यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी संयोजकता आयनीय होती है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता आयनीय नहीं होती है।
अब इसका मतलब क्या होगा, एगो बात ये हो गया। दूसरा बात हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या होती है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता समन्वय संख्या होती है। पहला बात बोल लिया कि केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी संयोजकता आयनीय है, सेकेंडरी संयोजकता आयनीय नहीं है। दूसरा बात बोला गया कि प्राइमरी संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या होती है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता समन्वय संख्या होती है। तीसरा बात हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता ऋणायन या उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। चौथा बात हम क्या बोल सकते हैं, चौथा हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी संयोजकता अंतराकाश में इस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु को मतलब कि धातु परमाणु से परिबद्ध होती है, जिससे एक मतलब निश्चित बहुफलक का निर्माण होता है। उस प्रकार की संरचना को कहा जाता है समन्वय बहुफलक। बस यही तो है। तो ये क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर में, अगर ना याद कर लो तो बहुत बड़ा गलती कर लो। ठीक बा, इस चैप्टर में से 5 वाले क्वेश्चन ही ज्यादा संभावना है। काश आ जाए, हम तो यही कह सकते हैं आ जाए। एक हम जानना नहीं कि समझना बेहतर तरीका से लिख देगा ना, लिखा दे पढ़ना ही क्या बा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिगेंड के वर्गीकरण पे आते हैं। ये तो और आसान है। यानी हमसे कोई पूछेगा कि वर्णन का समन्वय सिद्धांत क्या है, तो आराम से लिखेंगे कि 1892 ईस्वी में वर्णन नाम के वैज्ञानिक ने समन्वय यौगिकों से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे वर्णन का समन्वय सिद्धांत कहते हैं। वर्णन के समन्वय सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। 1 नंबर लिखेंगे कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी। दूसरा बात लिखेंगे प्राइमरी संयोजकता आयनीय होती है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता आयनीय नहीं होती है। तीसरा और बढ़ा सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं कि प्राइमरी संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या होती है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता समन्वय संख्या होती है। चौथा लिख सकते हैं कि प्राइमरी संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता ऋणायन या उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। अब पांचवा लिख सकते हैं कि सेकेंडरी संयोजकता अंतराकाश में केंद्रीय धातु परमाणु से इस प्रकार से बंधी होती है कि जिससे एक निश्चित बहुफलक का निर्माण होता है, जिसे समन्वय बहुफलक कहते हैं। हो गया, 5 गो पॉइंट लिखोगे, नंबर कैसे नहीं मिलेगा। उसके बाद है हमारा लिगेंडो का वर्गीकरण। तो लिगेंडो को बांटा गया मुख्य रूप से 3 भाग में। ठीक है, 3 प्रकार में। पहला है मोनोडेंटेट, हालांकि इसको हिंदी में कहते हैं एक दंतूर। दूसरा होता है बाइडेंटेट, ये है द्विदंतूर। और तीसरा है पॉलीडेंटेट, जिसको बहुदंतूर कहते हैं। ठीक है, एक दंतूर, द्विदंतूर, बहुदंतूर। तो पहले इसको शॉर्टकट में समझिए। एक दंतूर यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड वैसा लिगेंड होता है जो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करेगा। अब ऐसे में हम लोग परिभाषा जान भी चुके हैं कि लिगेंड का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करता है वही लिगेंड कहलाता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करेगा वो मोनोडेंटेट है, 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर को जो दान करेगा बाइडेंटेट, और 2 से ज्यादा जब दान करेगा पॉलीडेंटेट। वो तो क्या डिफिनेशन। या इसको हम दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि जिसमें एक दाता परमाणु होगा, देने वाला दाता कहलाता है। जिसमें एक दाता परमाणु होता है वो मोनोडेंटेट है, जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं वो बाइडेंटेट है, और 2 से ज्यादा होते हैं तो पॉलीडेंटेट। तो बस इसका डिफिनेशन लिख देना वहां पे कि वैसा लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि दान करता है उसे मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसके हैं 3 प्रकार। ठीक है, एक है ऋणात्मक, एक है धनात्मक और एक है उदासीन। ठीक है, ऋणात्मक में यानी जिस पर माइनस चार्ज होगा वो ऋणात्मक है, जैसे कि Cn ऋणात्मक है, F ऋणात्मक है, OH ऋणात्मक है, SO4 ऋणात्मक है। ये सब क्या है, सब ऋणात्मक में आ जाएंगे। जबकि धनात्मक में मात्र एक ही है, NH2 NH3 प्लस। मतलब उदासीन में कौन कौन आ जाएगा, तो NH3 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, CO आ जाएगा, NO आ जाएगा। कोई दिक्कत, इतना याद भाई करना, आखिर देख के बोलता है। मोनोडेंटेट में कोई दिक्कत है। बाइडेंटेट मतलब वैसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसमें बस 2 ही एग्जांपल है, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी है। अब वो सब्जेक्टिव में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में ना, सब्जेक्टिव। बता लो कम से कम ऑब्जेक्टिव तो जरूर पूछिए।
पूछा था कौन सी कि दो बाइडेंटेड लिगेंड का खाली उदाहरण दें, दो बाइडेंटेड लिगेंड का उदाहरण दें। तो दो ये हम एग्जांपल बता रहे हैं, एक तो बता रहे हैं ये, एक तो ईएन बता रहे हैं जिसको कहा जाता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन इसका नाम है, और दूसरा होता है C2O4 जिसको OX से भी सूचित करते हैं, इसको ऑक्सीलेटो कहा जाता है, ऑक्सीलेटो। तो बस ये दो लिख दिया, पूछेगा ना तो दो मतलब कि बाइडेंटेड लिगेंड का उदाहरण दें, तो एक लिख देना EN और दूसरा लिख देना CN, लेकिन नाम जरूर लिखिए एथिलीन डाइएमीन और इसको C2O4 को ऑक्सीलेटो, खत्म। ठीक है, लिखवा दो बाइडेंटेड लिगेंड के नाम निम्न है, एक नंबर तब लिख कर होगा, फिर दो नंबर ऐसे करके। तीसरा नंबर पे हमारा है पॉलीडेंटेड, इसमें लिख सकते हैं कि वैसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो उसे पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसमें बस एक ही हम एग्जांपल बोले हैं EDTA 4 माइनस होता है, हाँ इसका क्या फॉर्म होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, और ये क्या करता है एक साथ 6 गो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 6। अब चूंकि 6 गो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो क्या इसको हम हेक्साडेंटिक नहीं कर सकते हैं, हेक्साडेंटिक हो गया, तो हेक्साडेंटिक लिगेंड कहा जाता है। अब क्वेश्चन को फिर शुरू से सुना लो। क्वेश्चन का वर्णन के समन्वय सिद्धांत को लिखें तथा लिगेंडों का वर्गीकरण करें। तो वर्णन के समन्वय सिद्धांत लिखना, उसके बाद से फिर टॉपिक बनाना लिगेंडों का वर्गीकरण, और फिर वहां पे लिखना कि लिगेंडों के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, तीनों का नाम लिखना, परिभाषा लिखना, एग्जांपल देना। पूरा क्लियर, लिखवाए भी हैं, याद कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमें समझना है सही मायने में कि समन्वय यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। ध्यान रहे इसमें 9-10 प्रकार के मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, 1-2 प्रकार नहीं, 9 से 10 प्रकार का ऑब्जेक्टिव मिलेंगे ना मिलेंगे। तो इसलिए बोला गया है कि ये आज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आज मतलब कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, उम्मीद तो है कि हो ही जाएगा, भले 2 बजे लेकिन हो जाएगी। कल का क्लास एकदम पूरा मतलब कि समय है 2 दिन का क्लास हमें सही में 4 दिन के क्लास में कन्वर्ट करना है। कल है क्लास और परसों है क्लास, तो ये दिन है यानी 30 और 31 और 4 दिन के क्लास करना है। कैसे 10 बजे 11 बजे क्लास लगेगा, 11 से 12:30 एक क्लास होगा, आखिर तनी मनी के ब्रेक दे दें हम, चाहे 12:15 में खत्म कर देंगे खाली ये जब तुमको खत्म हो चैप्टर बन, आखिर 12:30 से फिर 1:30 बजे तक फिर क्लास करेंगे, 2 क्लास खत्म करे के बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिक बचल हुआ हो जाएगा आराम से। ऑर्गेनिक बचा है उसके बाद से क्वेश्चन लेके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तालु मिलावट की सब कैसे हुई 2 दिन में हो जाएगी, विश्वास रखा रुकिए ठीक है हां रुकिए से ध्यान हां हम दूसरे पे उड़ा दें नहीं उड़ाएंगे नहीं, लेकिन मेन मुख्य रूप से 3 गो चैप्टर इंपॉर्टेंट बा, लास्ट वाला हम 3 को बहुत बेहतर तरीका से बताएं भाई। चलो अब हमें कोई छोड़ा थोड़ी ना माने ना सर, इसमें कोई कह देगा कि हम छोड़ रहे हैं, आई चैप्टर हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, भले चैप्टर में 4 दिन काहे ना लगो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें समन्वय यौगिकों का हमें मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, परंतु उसको जानने से पहले कुछ एग्जांपल पे पहले ध्यान दीजिए। ये मान लो कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं A4 FaCN6, देखो तो ये एग्जांपल है, और दूसरा एग्जांपल है मान लो इस प्रकार से दिया है CuNH3 और यहाँ पर मान लो दे दिया है Cl2, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए इन दोनों ही एग्जांपल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर है। पहला जो एग्जांपल दोनों के दोनों समन्वय यौगिक ही हैं। पहला वाला में क्या है कि इसमें जो लिगेंड है एक ही प्रकार का लिगेंड है, खाली CN बनू एक ही लिगेंड है। इसमें हमें 2 प्रकार के लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, NH3 भी है और फिर कहीं का सर एक ही दबा पोस्ट में गिर लेगा जरूरी बा हमने कहा पोस्ट में कर दें। हाँ, तो इसमें 2 प्रकार का लिगेंड है, इसमें एक प्रकार इसमें 2 प्रकार। तो यदि किसी समन्वय यौगिक में एक प्रकार का लिगेंड जुटा हो उसको कहा जाता है होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक जटिल यौगिक। जबकि जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हों उसे कहा जाता है हेटेरोलेप्टिक।
इसको कहते हैं हेटेरोलेप्टिक। तो ये वाला भी याद रखना, अगर कहीं भी हार्टबीट का माथा घूमेगा तो ये क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। अभी तक तो कभी नहीं आया है लेकिन आ सकता है। तो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक देखिए जो कि अंतर स्पष्ट करें तो हमें अंतर की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट दोनों की डेफिनेशन निकालो और एग्जांपल। अब तो लोग हवल का किस्सा हमारा एग्जांपल ही याद ना पड़ रहे। अरे भाई कुछ वो कर देना, बस खाली ध्रुव को कर देना है, यहाँ पर यही करना है, हो गया। बस ध्यान रखिएगा कि जो अंक निकालो तो 6 4 यही रूप में रहेगी। नहीं हमारे देखे 6 बनू ठीक है कि 6 करे खातिर क्या करोगे, खाली 4 कर दो नहीं 2 कर देगा। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या वाला लिस्ट डालो। कितने लोग ऐसे हैं जो कि ये बिल्कुल पढ़े ही नहीं है चैप्टर में जो हम पढ़ाए हैं, निकल पढ़ ले तो तू तो सेट करता पर लगा ना मैं जाता हूं। इसका वो लिस्ट है, लिस्ट देख लेना। जब तक वो याद ना रही तब तक ऑक्सीकरण संख्या ना निकली, ठीक है। यानी हम लोग टाइप नंबर 1 पे हैं। हम बोले हैं कि 9-10 प्रकार के ऑब्जेक्टिव मिली, तो पहले का टाइप हम ले जाता है। तो ऑब्जेक्टिव खत्म भइल समझा कि चैप्टर खत्म भइल, जॉइंट टाइम लगे ऑब्जेक्टिव खत्म करे में लगे, ठीक बा। तो चलो सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले बुक का एग्जांपल लेते हैं। नहीं एक सेकंड, पहले लिस्ट में तो लिख रहे हैं, देखें। तो कुछ इसमें पहले लिखना पड़ेगा ना, लिख लेते हैं। इसका क्या ऑक्सीकरण संख्या होता है? NH3 का 0, H2O का 0, इसके अलावा CO का भी 0, NO का भी 0, ये कुछ लिगेंड हैं जिनका ऑक्सीकरण संख्या हमें डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। अगर याद ना है तो इसको कोई पेज पे छोटा सा लिख लेना और उसके बाद मतलब कैसे भी करके याद करना है। ई नहीं रहेगा तो ध्यान दो 9-10 प्रकार का ऑब्जेक्टिव ना बनी, जॉन बात नहीं है जैसे भी है, लेकिन लेके तो जाने पड़ेगा जरूर। दिमाग में लेकर के जाओ चाहे हाथ में लेकर के जाओ, कैसे भी करो, लेकिन बिना लेके कोनो क्वेश्चन ना बने। 9-10 का ऑब्जेक्टिव एकदम श्योर बाकी आएगा, ठीक बात, एकदम श्योर है कि आएगा। क्या करना है? चीफ करा के सिखाएंगे। चलो देखो, तो इसमें याद करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। अब इससे समझ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने तो आना चाहिए। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, देख लेते हैं। NiCO4 में निकेल का प्रश्न का मतलब निकेल का ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, केंद्रीय धातु परमाणु का। उसी प्रकार से एक दो और एग्जांपल लेते हैं। ये दिया है, मान लो कि Pt NH3 4 Cl2 और Cl2। हमें इन दोनों का मान लो कि हमें बनाना है ऑक्सीकरण संख्या। क्या हुआ? जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है इसको x मान लो। सभी लोग ध्यान दें, हमें निकेल का निकालना है ना, वो कहेगा नहीं, वो कहेगा ना, तो हम लोग को ध्यान देना है कि हमें धातु का ही निकालना है कि मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना है उसको x मानो, हम x मान लिए। बारी बारी से सबके लिखा चलो। ओकरा बाद कौन सी बात? CO का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इधर लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखो 0। तो प्लस सबको जोड़ते जाना है। तो CO का होता है 0। आई 4 को हैं तो इसमें 4 से गुणा करोगे। अब कुछ तो नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है तो इक्वल मतलब कि बराबर का चिन्ह दिया जाता है।
अब बराबर का चिन्ह देने के बाद क्या किया जाता है कि अगर इस अणु पे कोई चार्ज है यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया रहता +2, तो हम लोग भी बराबर के बाद देते +2। इसमें -2 होता तो हम भी -2 देते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब हम लोग 0 देंगे। और उसके बाद से x का मान निकाल लेना, तो x का मान क्या आ रहा है 0। तो पूछा है कि नहीं CO4 में निकेल का ऑक्सीकरण से क्या होगा 0। इसमें आते हैं प्लेटिनम का पूछा है, तो क्या करेंगे प्लेटिनम को मानेंगे x, इसके बाद NH3 है तो प्लस करो NH3 का 0, 4 से गुणा करोगे तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है क्लोरीन, तो फिर प्लस कर लो, क्लोरीन का कितना होता है -1, लेकिन ये दो को है, एक को बात -1 तो दो को बात -2 सही, डायरेक्ट लिखना -2। फिर ब्रोमीन का कितना होता है -1, इहो दो को है तो -2 बराबर 0 के कुछ नहीं है। x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +4, भाई 4 इधर जाएगा तो +4 जाएगा, निकल लिखे जा बस ये तो अब कैसे समझाएं ले तो एग्जांपल तो ये बहुत ले, इसको मिटा रहे हैं ना, हमरा तैयार हो ना पूरा अपन देखिएगा। और हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, तब जाकर पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है CO NH3 होल 3 NO2 होल 3, देखो ये दिया है, और CO NH3 होल 3 NO2 CH Cl ये दिया है, ये को दिया है CO En2 Cl NO2 देखो तो तीनों बनाते हैं। सबसे पहले इसको बनाने चलते हैं, कोबाल्ट का निकालना है ना, तो इसको x मान लो, ठीक है, बारी बारी सबको लिखते चलो। उसके बाद से प्लस NH3 का तो 0 होता है, 3 से गुणा करो तो वो 0 नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब NO2 का देखो, NO2 का होता है -1, लेकिन ये 3 को है तो -3 ना होगा, बराबर कुछ नहीं करता का 0, x का मान क्या निकल गया +3, यानी ऑक्सीकरण संख्या हो गया। इसका निकालें कोबाल्ट का x, NH3 का +0, NO2 का -1, देखो NO2 एक ही बात है इसलिए -1 है। CN भी, CN का भी -1 होता है, तो ये एक ही है -1। क्लोरीन भी -1 बराबर 0, x का मान +3। इसमें आए कोबाल्ट को मानेंगे x, En का 0, क्लोरीन का -1, NO2 का -1 बराबर, देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है इसलिए खाली -1 दिए हैं बराबर। अब यदि देखो लो चार्ज भाग माने जे प्लस, इसलिए खाली प्लस मत दे देना, तो प्लस का मतलब +1। अब x का मान निकालेंगे तो ही -1 में जाएगा तो 2 है, 2 और 1 3 तो है। बनना जी ऑक्सीकरण संख्या बना लो तो फटाक से 2 को सब आगे बढ़ जाएगी, फटाक से हंसी गली बोलिए नमाज सब हो गया। चलो फटाक से तैयारी करते हैं, जल्दी रनिंग करते हैं, जल्दी हमारे पीछे में चल रहा है। इसमें कोई गलती ना करें, मतलब गलती का मतलब फिर फाउंडेशन बैच ना हमें पूरा 0 से फिर स्टार्ट करिए, फटाक से बनाओ।
तीनों में कोबाल्ट 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 का निकालना है। जल्दी जल्दी, अभी तक टाइप 1 पे है। तू लोग क्या करता है? तीसरा से पूछा था, तू कहीं को माना मतलब माना कॉलेज में स्टूडेंट खाली पढ़ाई होता है, तुम लोग बताओ कुछ करता है पीछे बात लिखो लिखो। कहाँ से लिखने वाला पढ़ नहीं सही साहब? अरे पढ़ ले ऊपर ऐसा कितना मरहला निकाल मैं तो नहीं करता लास्ट में बस लगा जल्दी जल्दी, अजीब लागत एकदम अंधेरा बाहर एकदम बादल लगा। अब जब सब कुछ सारे लिखवा देता तो कितना टाइम कैसे लगा है? फटाफट से बनाएंगे। इसके बाद चलेंगे समन्वय संख्या, एकदम टाइप याद करो। चलिए एक बार अगर काल अगर पूछा ना जैसे तो फटाक से बनेंगे चाहिए। तो लास्ट नंबर चल रही है ऑप्शन आईपीएससी ना, कौन से में आईपीएससी मतलब भुला नहीं निकाले कौन-सी बात। एक तो ये ऑक्सीजन संख्या हो गया, दूसरा का समन्वय संख्या, तीसरा का ईएएन डी, और एक बार आईपीएससी ना 4 क्रॉस संकलन 5 आकृति 6 इधर याद करेंगे तो हो जाएगा। अनुचुंबकीय 7 रंगीन 8 इसके बाद से उसके ये मान का क्या बोलते हैं, इसका बोल करने का मान का मान 9, ये जो 9 10 है। चलिए ध्यान देते हैं, बहुत समय हो गया। एक नंबर पर ध्यान दें, इससे नहीं बता रहा तो ध्यान दें। हमें कोबाल्ट का निकालना है, x मान है, ठीक है? देखा लो जी कितना काल की टाइम लगेगा पढ़ाने का, बनाओ रहना पूरा तेजी। कोबाल्ट का x मान लिए, En का 0 होता है तो प्लस 0 कर लो। 2 से का मतलब है 0 में तो तू 1000 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, ठीक है? तो 0 फिर प्लस क्लोरीन का होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट माइनस है। तो क्लोरीन का माइनस 1 होता है, ये 2 है तो माइनस 2 दे दो। अब बराबर और प्लस दे देगा, यानी कि प्लस 1 करना है। यानी जब x का मान निकलेगा तो 3 आएगा, इसको हाँ मतलब वही प्लस 3। इसको लोहा को मानेंगे x, H2O को प्लस 0, NO का प्लस 0, ठीक है? SO4 का माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान निकाल रहे हैं तो प्लस 2 आ रहा है। इसमें निकाल रहे हैं तो कोबाल्ट को x मान रहे हैं प्लस NH3 का 0 प्लस H2O का भी 0 माइनस क्लोरीन का -1, इस क्लोरीन का -2 बराबर 0। तो जब x का मान निकाल रहे हैं तो प्लस 3 आ रहा है। सही बात? यस सर। अब बढ़ा जाएगा टाइप नंबर 2 पर चलो फटाक से। नहीं एक सेकंड, अभी तो कुछ बचल भाई यार, मेन चीज तो छोड़ना ही मानिए। ऑक्सीकरण संख्या में ये चीज बात तो छोड़े हैं ना, K4 एफिशिएंसी, ये जो सबसे फेमस है। इसमें मान लो हमें इसका निकालना है, ठीक है? अब इसमें पहले आ गया है पोटेशियम, तो ये पोटेशियम वाला गुण पहले वाला आ जाएगा, ठीक है? पहले वाला हम लोग क्या जानते थे? तो पोटेशियम का भी इसमें ऑक्सीकरण संख्या लिखना होगा। पोटेशियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखो तो कई तो होता है 19 नंबर पे 1h2 2h2 2p6 3h2 3p6 4s1। लास्ट कक्षा में बात 1 इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर कक्षा में है 8, उसके अंदर कक्षा में है 8, उसके पहला कक्षा में
2। साफ दिख रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। देखें तो पोटेशियम के अंतिम कक्षा में ध्यान दो, अब तो खैर ये सब पूरा समझाने का समय है नहीं, तो पूरा जीरो से एकदम लेके चले 11th क्लास से, लेकिन इतना से समझ सकते हैं कि 19 नंबर पे हमारा पोटेशियम है। हम लोग जानते हैं कि क्या करें आसान तरीका से मतलब देखें ये 6 तत्व हैं जो कि उत्कृष्ट हैं, अक्रिय हैं। 6 तत्व उत्कृष्ट हैं। इनके जैसा बनने के लिए कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, ग्रहण करे या साझा करे, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर चिन्ह के रूप में दर्शा दिया जाए वही होता है ऑक्सीकरण संख्या। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या लिखना है ना, तो हम शुरू में बोलने वाले अगर इमेज मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो में हम कुछ नहीं कर सकते। हम पहले वाले शुरू से कि 1 से लेकर के 30 तक याद करिए, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक। अगर याद होगा तो सबको पता होगा पोटेशियम 19 नंबर पर, तब फटाक से सोचिए 19 के आसपास कौन लौकत अप्रिय गैस 18 नंबर पर दिख रहा है आर्गन। आर्गन जैसा बनने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तक त्याग करेगा। त्यागे का मतलब कि +1 ऑक्सीकरण संख्या होगा, +1 तो निकाल के देख +1 होता है, लेकिन 4 गुना होगा यानी +4, कोई दिक्कत। उसके बाद से इसका तो सबको पता है कि x जिसका निकाला इसको तो x से माना जाएगा। Cn का होता है -1, लेकिन 6 है तो -6 बराबर 0। तो जब x का मान निकालोगे तो +2 निकल जाएगा। एक दो और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, जैसे ये दिया है हल्ला, तो इसमें हमें मान लो निकालना है कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या। कुछ नहीं करना है, पहले सोडियम के भी लिखेगा पड़ी। अब सोडियम के परमाणु संख्या हम सबको पता है कि 11 नंबर पे होता है, यानी इसका भी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा। ऐसे 11 है और इसके पास जो उत्कृष्ट गैस है वो 10 है ना। उसके जैसा बनने के लिए a त्यागेगा यानी +1 होगा, लेकिन ये 3 होगा तो +3 कोबाल्ट का x मान लेंगे, NO2 का -1 होता है, 6 गुना है तो -6 हो जाएगा बराबर 0। तो फिर x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा +3। अब हमें नहीं लगता है कि ऑक्सीकरण संख्या में कोई दिक्कत होना चाहिए, हम सब तरफ से समझा देते हैं, ठीक है। अब लास्ट बात समझो, अगर बाहर कुछ आने वाला होगा बाहर, तो ध्यान रहे वो या तो सोडियम दे रहे, या तो फिर पोटेशियम दे रहेगा, या तो फिर हाइड्रोजन दे रहेगा। ये तीनों में से कोई ना कोई कुछ दे रहे होंगे। आई तीनों के ताले में याद है एक दोनों के तीनों का +1 होता है। आराम से बना देना, अंदाजियों पे बनाओगे तो बन ही जाएगा। एक नंबर टाइप नंबर 1 हमारा समाप्त हुआ। हम चलते हैं टाइप 2 पे, ठीक है। और ये हमें चलना है कि समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। आई क्वेश्चन था एकदम आ गया, लेकिन ध्यान रखिए तो पेपर में समन्वय संख्या ना करके वो कहीं की उपसह संयोजक संख्या निकालें। क्या पूछे, उपसह संयोजक संख्या, चाहे समन्वय संख्या ना बुझाओ तो इंग्लिश से पकड़ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसके लिए पहले हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो K4 Fe6 लेते हैं, K4 Fe6। समन्वय संख्या का असली डिफिनेशन क्या है? हम तो शुरू में तो कुछ मान लो कि समझाने के लिए शॉर्टकट में बता दिए थे कि जितने लिगेंड होते हैं वही समन्वय संख्या होता है, लेकिन वो परिभाषा सही नहीं था। समन्वय संख्या क्या है, तो जितने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जाता है वही कहलाता है समन्वय संख्या, ठीक है। जैसे
यहाँ पे Fe को चार तरफ 6 तरफ से क्या रखे हैं ना ये लोग Cn 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 और Cn 6 तरफ से एक भाग इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिला, यहाँ से भी पेयर मिला, यहाँ से भी पेयर मिला, यहाँ से भी और यहाँ से भी 6 तरफ से 6 गो इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, जिसको शॉर्टकट में Cn कहा जाएगा बराबर 6। अब तो कहोगे कि सर बुझा गए, लेकिन इतना भी आसान नहीं, थोड़ा सा इसमें ट्रिक जरूर है। क्या है भाई, तो देखो अच्छा ये कैसे हम लोग को बुझा रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हम बोले ना कि एगो Cn एगो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये वाला Cn एगो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये भी एगो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कैसे बुझा रहा है, कैसे समझ में आता? अगर यही में केहू कह दे मतलब लड़की कह दे कि नहीं सर 2 गो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो इसका जवाब क्या है? महागधा वाला, क्योंकि Cn मोनोजेनेटिक लिगेंड है। अभी लिगेंड कौन सी खाती पढ़ाई नहीं है, जो मोनोजेनेटिक लिगेंड है वही एक ही तो इलेक्ट्रॉन पेयर त्यागता है। ये ताले का लिस्ट काहे खाती मनवाल बता, तू ध्यान में रहो। पहले जौन भी क्वेश्चन तो कुछ समन्वय संख्या पहले देखिए लोग में जो लिगेंड दिया है वो लिगेंड मोनोजेनेटिक है कि बाइडेंटिक है कि पॉलीडेंटिक है। अब तू लोग का डिस्कशन करवा, अगर वो मोनोजेनेटिक है तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। मोनोजेनेटिक कौन कौन है तो हम अभी नेगेटिव पॉजिटिव और उदासीन वाला दिन पहले माने। तो अगर वो मोनोजेनेटिक लिगेंड होगा, लेकिन तू लोग 90% उम्मीद रखिए कि मोनोजेनेटिक ना दे एग्जाम में, जब भी देगा बाइडेंटिक देगा ताकि तुम कंफ्यूज हो। अगर मोनोजेनेटिक होई, मोनोजेनेटिक की परिभाषा का बतानी है एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर तुम देगा। तो मोनोजेनेटिक बाटे एकर मतलब कि Cn एक बार में एक ही होके देला, तो ये 6 गो Cn बानू, एकर मतलब आंसर 6 में होई। यस सर, जब एगो Cn एगो देता तो 6 गो Cn 6 गो दे। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करके ले लेते हैं, हल्का सा चेंज करके मान लो ले लेते हैं यहाँ पे ये अगर दिया रहता K3 Fe En होल 6 ये दिया रहता था, चाहे मान लो होल 3 दिया रहता, ठीक है, और यहाँ पर मान लो Cl कुछ भी होता, चलो मान लो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन होता तो यहाँ पर फटाक से कोई सोचेगा कि सर अभी तो कहेंगे यहाँ पर 6 दिया है, आंसर 6 आ गया, तो यहाँ पर 3 है तो आंसर 3 आएगा नहीं। कैसे कि En जब बाटे वो बाइडेंटिक है, अब बाइडेंटिक का मतलब कि एक बार में वो 2 को देता, तो जब एगो En 2 को दे रहा है तो 3 को En को देगा 6, यानी इसका आंसर आ गया 6। अब पूछा ये तो थोड़ा 2017 के क्वेश्चन पहले के सामने सॉल्व करके देखा था। ये क्वेश्चन पूछले रहे 2017 में ऑब्जेक्टिव में, 2017 का ऑब्जेक्टिव नंबर 15 है, देखो तो पूछा है इसमें का ऑब्जेक्टिव नंबर 15 दिया है K3 CrOX होल 3। इसमें आता कहा है ना कि इसमें क्रोमियम का उपसंयोजक संख्या क्या होगी, क्रोमियम का उपसंयोजक संख्या यानी कि समन्वय संख्या क्या होगी। क्या करना है, समन्वय संख्या का मतलब ना तो ऐसे ना तो केहू से मतलब नहीं होगा, मतलब खाली लिगेंड से। लिगेंड कौन सा है, तो OX हम अब ये बताने कि जो C2O4 है ना इसी को OX कहा जाता है, यानी ऑक्सीडेटिव है। तो बाइडेंटिक में 2 एग्जांपल लिखल गई है En और C2O4, यानी OX जो है बाइडेंटिक लिगेंड है, एक बार में 2 गो इलेक्ट्रॉन पेयर के दान करेगा। तो जब एक OX 2 गो इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करता है, यहाँ पर कौ OX है 3 गो, तो कौ को ध्यान करेंगे 6, यानी यहाँ पे जो Cn होगा 6 होगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ समझ क्लियर है, फटाक से बता दे कोई दिक्कतें ना हुई, बताओ देखो देखो हम लिखा था नहीं बोर्ड पर। अगर मान लो दिया रहेगा ये H2 PtCl4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मान लो दिया है क्रोमियम H2O होल 4 Cl2। क्वेश्चन नंबर 3 K2 Fe
इस प्रकार से मान लो है, हाँ ठीक है बताएं। किताब का क्वेश्चन है पहला के 4 के साथ बुझा रहे क्योंकि क्लोरीन जो है ना मोनोडेंटेट यानी कि इसका 4 होगा, साफ दिख रहा है। इसका यो मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, तो एक बार में 4 को दी या एक बार में 2 यानी 4 को 6। इसका अब इसमें कोई फटाक से बोल देगा डायरेक्ट बोल बोले 4 लेकिन नहीं, क्योंकि ये बाइडेंटेट हम एक बार में देगा 2 को यानी 2 बार में देगा ये 4 अब प्लस है तो वही देगा। देखो का दिमाग काम कोई बंद के लिए रहे। ये मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट का मतलब ए को दे रहा है 2 को दे रहा है, इसलिए इसका 2 हो जाएगा यानी कि 6। समन्वय संख्या में किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े, बढ़िए। एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट। तीसरे पे आते हैं। समन्वय संख्या हो गया वे मत करा लो। अब टाइप 3 पे आए हैं। छुट्टी कर देना हमारा कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी करना फिर एक फिर शुरू से स्टार्ट ना करें चैप्टर। देखो प्रभावकारी परमाणु क्रमांक EAN, ये भी कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। टाइप 3 है, टाइप बढ़ते जा रहा है, लोड बढ़ते जाएगा, लेकिन इसको संभाल लेना घर पे जाकर के जिस हिसाब से टाइम टेबल बनाया गया है संभाल सकता है। ठीक है, अपन कॉपी के रिवीजन करिए। किताब में इतना सब चीज इतना बड़ी विस्तार से नहीं दिया है। EAN प्रभावकारी परमाणु क्रमांक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला से हम लोग प्रभावकारी परमाणु क्रमांक को निकालते हैं। वैसे तो सेंट्रल एटम नंबर यानी कि केंद्रीय परमाणु संख्या, केंद्रीय परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले एकदम शांत रहो लोग, ना तो बोला लो तुम लोग पढ़ा दे माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या। भाई ON के मतलब ऑक्सीकरण संख्या और दिक्कत नहीं है, CN का मतलब समन्वय संख्या, इसी से निकलेगा हमारा EAN। इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि प्रभावकारी परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। चलो जैसे मान लो कि पूछेगा A4 Fe CN होल 6 का EAN निकालो, आराम से निकाल सकते हैं भाई। EAN नहीं करके फटाक से निकल का क्या लिखा है सबसे पहले केंद्रीय परमाणु संख्या, यानी कि केंद्रीय परमाणु कौन है? तो बहुत लोग इसको लग रहा है कि समझे में नहीं आ रहा है। शुरू में समझाएंगे कि भाई भैया ना बीच में लोहा, तो लोहा तो होता है 26 नंबर में, इसलिए लिखा जाएगा 26। कोई दिक्कत? उसके बाद माइनस क्या करना है? ऑक्सीकरण संख्या, तो माइनस अगर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो पहले बॉक्स में। पोटेशियम का मान लो 4, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे -6 बराबर 0, x का मान निकालोगे तो +2 आएगा, यानी कि जी -2 करेंगे ना। अब फिर सर -2 कहे कहा था, तब परिभाषा में -2 बार सूत्र में देखो माइनस, तब ऑक्सीकरण संख्या आया है तो 2। ठीक है, प्लस लास्ट में क्या करना है तो 2 गुणे समन्वय संख्या करना है। तो बताओ इसका समन्वय संख्या कितना आएगा? 6 डायरेक्ट दिख रहा है, 6 कर दो। अब आराम से सॉल्व कर लो। 6 गुना 12, अब 12 को 26 को हो जाएगा 38, 38 में से 2 घटेगा 36। ये तो आंसर हो ऑप्शन में 36, 38, 46 में ऐसे कर दिया। तो ये क्या होता है स्केच नहीं क्लियर तो जल्दी से फटाक से हाँ जल्दी खत्म करें हम, जो समय लगाते नहीं लगाता किताबों के क्रम से बताएगा पड़ेगा ना। जहाँ लेने समय क्रम जैसा भी समन्वय संख्या ना बुझाएगा फिर भाई ना बुझाएगी, अब वो बुझाएगी नहीं बुझाएगी। और भी कुछ क्वेश्चन लीजिए बनाने के लिए, देखते हैं बना के। पहले के तो सब कॉपी में लिखल हुई है, कॉपी ले लो। तो इसको घर पे जाकर के रिवीजन करना, ऐसे बना करके देखना।
जैसे मान लो हमें इसका लिखना है, कितना भरो लगे इसका हमें निकालना है। मान लो EAN निकालो फटाक से। EAN बराबर केंद्रीय परमाणु संख्या जिंक का नंबर पापा 30 माइनस ऑक्सीकरण संख्या, तो माइनस ऑक्सीकरण संख्या निकालो। पोटेशियम का 2 प्लस जिंक का 1 माइनस इसका 4 बराबर 0, तो x का मान निकालोगे तो +2 यानी माइनस हो गया। अब प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या था 2 गुणे समन्वय संख्या तो 4 आई, ऐसे मोनोडेंटेट सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8, 30 को 2 गो 38, 38 में से 2 घटेगा 36, 38, 37, 34 यही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको टिक लगा ले। कोई दिक्कत बन जाएगा। सबसे आगे बढ़ा जाए, टाइप चेंज करें। अब आते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है? नाम में पाते हैं, नाम पे ही चलते हैं। बना ये है नाम जिसका हमें इंतजार था लंबे समय से, वो समय आ गया है। ठीक है, ये समझ लिया IPSC नाम, क्योंकि इसमें बहुत सारे उदाहरणों से कुछ बात है, अगर वो सब समझ गए तो आराम से हम लोग नाम लिख सकते हैं। नहीं समझे नहीं लिखाएगा। पहले का बहुत सारा क्वेश्चन लिखोइले बानी, नाम लिखोइले बानी तालो के पास, क्योंकि बुक भी बा। आज हम समझाएं तो समझ ही के बाद फिर घरे जाकर के अपने कॉपियां में देखे पर जितना तुम बनेले वाला सब देखियो लो। उसके बाद फिर किताब में पूरा का पूरा लिस्ट ही दिया है बना करके, ये यहाँ से यहाँ तक इन सबको बारी बारी से देखते जाना, और उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। हमें मान लो इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। लगा था कुछ ज्यादा बात करता है बिना मतलब तो मतलब तो चला पहले चला मतलब में कुछ बात करता है। हंसी आ जाता है सिचुएशन देखकर कि कैसे तुमसे बात किया जा रहा है, टाइमो नहीं देख रहे हो, इवन नहीं बुझा रहा है कि 2 दिन वाली बस लहू आम नहीं खाते, कमेंट्री खाते ही। चलो भाई तो कलेजा के एकदम पोड़ वाला ना सारा पोड़ वही नहीं सब। ठीक है, अगर माई ढेर दूध पिया देले भाई, देखो इसलिए तुमने डरना ही भूल गए। किसका हमें नाम लिखना है? अच्छा जगह बॉर्डर पर चढ़िए तो बुझा जाए। हाँ, तो इसका हमें लिखना है IUPAC नाम। IUPAC नाम के कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, IUPAC नाम लिखे खातिर जब नाम लिखने जाएंगे तो ध्यान रहे सबसे पहले क्रम से नाम लिखा, क्रम से जौन पहले पढ़ी ओकरे नाम पहले लिखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बाहर है पोटेशियम लिखते सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद ये पढ़ा है तो पहले इसमें लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद धातु का नाम लिखा जाता है, और लास्ट में इसका नाम लिखा जाता है प्रतिकारक आयन का नाम। तो ये क्रम समझा लो। सबसे पहले शुरू वाला नाम लिखाएगा, अंदर प्रवेश कर जाता तो पहले लिगेंड के नाम लिखा जाता है, उसके बाद धातु का नाम लिखा ला, और लास्ट में जाकर के है बहरिया वाला लिखा ला, यानी एकर नाम पहले एकर नाम बाद में, आई सबके नाम अभी। ये तो काम बात। अब चूंकि ये क्वेश्चन में तो पहले कुछ है नहीं है, तो हम चूंकि डायरेक्ट अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करोगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। सुन लो, समझ लो, समय नहीं है उतना, समझ में नहीं आ रहा, 4 घंटा से कर रहे हैं। सबसे पहले लिगेंड का यहाँ पे नाम लिखना है। लिगेंड, अब इसके लिए हम जानते हैं कि 2 3 4 5 6। 2 के लिए लिखा जाता है डाई, 3 के लिए डाई, 4 के लिए टेट्रा, फिर 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए। इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। ठीक है, समझते हैं। डायरेक्ट चलेंगे अंदर, जहां पे हम ऑक्सीकरण संख्या लिखवाए ना पहले की लिस्ट में, वो जगह अपने के नाम लिख लेना। जेकरा पास लिस्ट नहीं थे अपना बगल दोस्त से मांग करके उसको लिख के ले लेना, उसको लिख लेना। इसका नाम एमीन लिखवाया गया होगा, अमोनिया मत लिख देना, एमीन।
तो नाम अगर अंदर चलोगे तो एक और है 6 के लिए क्या यूज होगा हेक्सा, लिख देंगे हेक्सा। तो दिक्कत। उसके बाद इसका नाम लिखो तो नाम है इसका एमीन। और ये जो लिगेंड है ना वो उदासीन लिगेंड है। अब तो कहा सभी को इसे पूछा था तो ये पूछा था जहां लिगेंड के वर्गीकरण में मैंने है ना वही जगह लिखो माइनस नेगेटिव पॉजिटिव उदासीन। तो ये उदासीन। अब वैसे भी अगर नहीं बुझा रहे थे ऑक्सीकरण संख्या तो तेरा पता था कि 0 और 0 के कर ऑक्सीकरण संख्या हो उदासीन हुई। जो नेगेटिव हुई तरह के माइनस में ऑक्सीकरण संख्या हुई और पॉजिटिव के प्लस में हुई तो 0 पर। तो जी जो लिगेंड उदासीन होता है उसके नाम में कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ ना जो उनका नाम बच जाए तो नाम में लिख देगा। जैसे इसका नाम है एमीन तो एमीन लिखो, H2O का नाम एक्वा होता है तो एक्वा लिखो, NO का नाम नाइट्रोसिल होता है नाइट्रोसिल लिखो, CO का नाम कार्बोनिल होता है कार्बोनिल लिखो। कुछ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही जब नेगेटिव लिगेंड आ जाए, अब जाना के ऑक्सीकरण संख्या माइनस में आवेला ओकरा नाम के अंत में 8 जोड़ल जाला। ये हमने अगला क्वेश्चन पर समझे सर। तो फिलहाल एमीन के नाम में कोई चेंज होगा नहीं। बहुत लोग क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे एमिनो, गलत हो जाएगा। जो एमिनो लिख दिया उसका समझ लो कि गलत। इसका नाम केवल और केवल एमीन होगा, नाम में कोनो चेंजिंग ना। इसके बाद अब कुछ नहीं है तो धातु का नाम लिखो। धातु क्या है तो कॉपर, तो धातु के नाम में भी कोनो चेंजिंग ना। जब के नाम लिखो कॉपर। अच्छा है चाहो तो तांबा भी लिख सकते हो लेकिन कॉपर ज्यादा बढ़िया लगता है कॉपर। इसके बाद जस्ट जैसे ही धातु का नाम लिखोगे तो बगल में उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या कहीं निकाल लो। कॉपर के मान लो x और प्लस इसका 0 और इसका -2 बराबर 0 तो x के मान कितना है +2। तो ये जो 2 आता है ये रोमन में लिखा जाता है 2। क्वेश्चन हो गया। इन सब का चूंकि नाम हो गया अब अंत में जो करते हैं ये लिख दिया जाता है। तो भाई कौन सी है क्लोरीन है तो क्लोरीन का नाम क्लोरीन ना लिखकर क्या लिखा जाएगा क्लोराइड लिखा जाएगा। कैसे हमको यही बोले माने कि बड़ा कोष्ठ के बाहर जो होते हैं वो होते हैं प्रतिकारक आयन। और जब क्लोरीन आयन के रूप में है तो नाम होला क्लोराइड, इसलिए लिखा जाएगा क्लोराइड। अगर यहीं पर अगर होता ब्रोमीन तो लिखा जाता ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, सल्फेट, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये वो क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो क्या कहता है A4 FeCN6 टाइप नंबर 2 है, ठीक है। इसका नाम लिखने चलिए। तब जब भी हम IUPAC नाम लिखने जाते हैं तो हमें ऑक्सीकरण संख्या का काम जरूर पड़ रहा है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कहीं पे निकाल लीजिए। तब हम ऑक्सीकरण संख्या निकाले थे तो इसका ही डूबा है। नाम लिखने चलो। सबसे पहले इसी का नाम लिखना है। हम क्या बोले थे कि जब बाहरी बॉक्स का नाम पहले लिखा है लिखो ये कौन सी है पोटेशियम। अब सुना लो जब बाहर बा अच्छा माने कौन बाहर बा ये भी तो बाहर था। ये कब है इससे मतलब नहीं होता है। जिसे हम क्यों कहे तो सर ये डाई कहना लगे नहीं है ये तो दो बा क्लोरीन तो इसमें डाई नहीं लगता है। जो पहले है उसमें भी कुछ नहीं लगेगा, जो लास्ट में उसमें भी कुछ नहीं लगेगा। जो लग रहा है वो खाली लिगेंड में लग रहा है। लिगेंड 6 बार लगता है हेक्सा लिख रहा है हेक्सा एमीन। तो इसका नाम होता है पोटेशियम। तो जेम एटम पोटेशियम एकरा के टेट्रा पोटेशियम मत लिख दिया, खाली ओनली पोटेशियम होगा, लिख देंगे पोटेशियम। कोई दिक्कत। अब हम चलेंगे अंदर कैसा बाहर से कुछ है नहीं अंदर आओ। अंदर आओगे तो हम देख रहे हैं कि 6 है ये CN तो लिख देंगे हेक्सा। कोई दिक्कत हेक्सा। अब CN है तो CN का नाम होता है साइनाइड, ये साइनाइड है, ठीक है। लेकिन ये हटे नेगेटिव लिगेंड कैसे एक और ऑक्सीकरण संख्या -1 वाला। तो जो उदासीन लिगेंड होता है उसके नाम के अंत में कुछ नहीं होता है। लेकिन जो नेगेटिव लिगेंड होय न ओकरा नाम के अंत में जुटी O, उसके नाम के अंत में जोड़ दिया जाएगा O। जैसे अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो लिखते, क्लोरीन होता तो क्लोरो लिखते, साइनाइड है तो साइनो लिखा जाएगा, ठीक है। साइनो O लगाया जाएगा तो हेक्सा साइनो। कोई दिक्कत। उसके बाद जो उदासीन लिगेंड था तो उसके नाम के अंत में तो कुछ नहीं जोड़े थे। धातुओं के नाम के अंत में कुछ ना जोड़ा था नहीं। लेकिन हेने आओ अगर नेगेटिव लिगेंड बा तो लिगेंड के नाम में जुटे ताकि O और धातु के नाम के अंत में भी जुड़ेगा 8, ठीक बा 8। जैसा अगर यही जगह कॉपर रही तो कॉपर मान लीजिए कॉपरेट लिखना पड़ता, क्यूपरेट लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर तो है नहीं तो लोहा बा तो लोहे के नाम लिख दिया। लोहा के जो नाम होता है असली फेनम नाम होता है तो लिखा जाएगा फेरेट, फेरेट। तब एक ऑक्सीकरण संख्या 2 यानी कि रोमन में लिख दिया जाएगा 2। ये तो नाम होगा। कोई दिक्कत। और समझते हैं ये टाइप नंबर 2 था। टाइप नंबर 3
अभी क्या अगर यही जैसे लोड लागे लागल तो ताले को लोड अभी हम खत्म करता नहीं, हम का कहनी है बस बिल्कुल नॉर्मल बात याद रखना है, जो पहले पड़ेगा उसी का नाम पहले लिखाएगा। अगर पोटेशियम पहले था तो पोटेशियम लिख दिए, उसके बाद पहुंचना है अंदर, अंदर जाओगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है, तो इसलिए हम चूंकि 6 है तो इसलिए हम हेक्सा लिखे हैं। एमीन है तो जब लिगेंड का नाम लिखने जाते हैं तो देखते हैं कि वो उदासीन है कि निगेटिव है। अगर वो उदासीन बा तो जेम कहते हैं नाम लिखो, और निगेटिव बा तो ओ लगा दो। इस सब समस्या से बचे खातिर का के लिए बनी वो जहां पर ऑक्सीकरण संख्या लिखा है ना वहीं पर ओ और एक मतलब सब नामों जेम कहते हैं वहीं लिखने वाली जगह लिखे के चाहिए। तालो के ज्यादा मेहनत करेंगे कि नहीं, कि लिस्ट खाली 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ लियो, खुद का खुद पूछा जाएगा। तो इसलिए हेक्सा एमीन कॉपर सेकेंड फ्लोराइड पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड। और एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं, दिक्कत हो रहा है तो जैसे ये बनाते हैं, ये ठीक है बनाए, एक और नाम लिखे मतलब क्या कहिए, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए। सोडियम का 3, अरे एक होता है 3 बजे कितना हो जाएगी, अब प्लस जिंक का निकल होता है x को 1 पहले तो निकालेगा बाद x, अब माइनस OH का होता है -1, 4 में है तो 4 से -4 पर b बराबर 0, x के मनवा का निकलता है प्लस 1 भाई माइनस में कब ऑक्सीकरण संख्या ना आएगी, ध्यान रखिए हमेशा ये प्लस में आएगी, माइनस में आओ तो समझिए कि गलती बनी है। इसमें माइनस में ऑक्सीकरण संख्या आएगा ही नहीं, जब भी आएगा प्लस में ही आएगा। 4 में से 3 घटी तो -1 हो जाएगा +1, यानी 1 आ गई ऑक्सीकरण संख्या। चलो नाम लिखते हैं। बाहर है सोडियम तो लिखो सोडियम, क्या दिक्कत है, हो गया सोडियम। इसके बाद हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो पहले लिगेंड के नाम लिखा, लिगेंड पर 4 को, और 4 को खाली का लिखा जाला टेट्रा, लिख दें टेट्रा। एक और नाम होला हाइड्रोक्साइड, लेकिन एक ऑक्सीकरण संख्या वाला -1 होला, अगर निगेटिव होई तो हम का कहता नहीं ओ लगावे के ओकरा अंत में, निगेटिव होई तो ओ यानी हाइड्रोक्सो हो जाए नाम पर, हाइड्रोक्सो ठीक है। एक नाम है जिंक, लेकिन हम का बोलते हैं अगर निगेटिव के साथ जुड़ल बात है एकर नाम के अंत में ओ लगाता है, एकरा नाम के अंत में ए लगा दे, यानी जिंक ना लिख करके जिंकेट कर दिया जाएगा, जिंकेट आता ऑक्सीकरण संख्या के लिख दो, खत्म। क्या है क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन है। और एक 2 क्वेश्चन बनाओ, जैसे देखो हई क्वेश्चन में बार-बार पूछेगा NaCO4, ये क्वेश्चन कोई बार नहीं पूछा है, इसको आराम से बना लेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या तो इसका 0 आएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगा, अंदर प्रवेश करेंगे। 4 को है टेट्रा, CO को कार्बोनिल कहा जाता है, तो का एकरा नाम में कार्बोनिलो कर देबो नहीं, का है ऐसे ही उदासीन का, उदासीन बा ऐसे का नाम करने में कुछ नहीं के जोड़ेंगे, ठीक बा, धातुओं के नाम करने में कुछ नहीं के जोड़ेंगे, तो ये का नाम जो कहते हैं लिखो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और निकेल के नाम जो कहते हैं निकेल लिख दे, का कहले निकेल। लेकिन ध्यान रहे अगर यह निगेटिव के साथ जुड़ा है तो निकेलेट हो जाएगा, 8 लग जाए अंत में, लेकिन कुछ नहीं कहता निकेल जो कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या है पर ये पूरा सही है। तो बोलो आईपीएस में कोई दिक्कत हुआ, पूरा लिस्ट देखो तो होना चाहिए, यस सर। एक दो बार और बचल बा, अब खाली सिंगल वाला खाली होमोलेप्टिक पढ़ा था नहीं सर, हेटेरोलेप्टिक में कहां रहल बनी, हेटेरोलेप्टिक पे देखते हैं। एकरा तालुक का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे पूरा अभ्यास करत गया लोग रहे हैं, तब निकल के सब पूछिए, हम सब हम ही थोड़ी ना बनाए हैं, तब पहले 10-15 मिनट में क्लास। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखें इसका हमें लिखना है
IUPAC ना। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो अब देखना अभ्यास में बोले कि फटाक से निकाल ले बोलो। एक और x एक और प्लस 0 एक और माइनस 2 बराबर 0 तो x का मान प्लस 2 डायरेक्ट दिख रहा है प्लस 2 नाम लिखें। अब ए में गड़बड़ बात का बा कि भाई तो हेटेरोलेप्टिक जटिल होगी क्योंकि इसमें दो दो लिगेंड है। तो जब दो दो लिगेंड बा तब हाँ पहले बात पूरा सुन लो कर बाद से आगे बढ़िए। सुनो ये कि अगर दोनों लिगेंड अलग अलग हैं मतलब कि एगो लिगेंड है नेगेटिव और एगो लिगेंड है उदासीन यानी एगो के ऑक्सीकरण संख्या माइनस में आवता है और एगो के ऑक्सीकरण संख्या प्लस मतलब कि 0 आ रहा है तो ध्यान रहे हमेशा पहले नेगेटिव के नाम लिखा जाएगा। पहले नेगेटिव लिखाएगा उसके बाद पॉजिटिव मतलब कि उदासीन लिखाएगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं चाहे दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं चाहे दोनों के दोनों उदासीन हैं दोनों कंडीशन बुझाता है या तो दोनों नेगेटिव बा यानी Cn जुड़ल बा और Cl जुड़ल बा दोनों तो माइनस है बा H2O जुड़ल बा और NH3 जुड़ल बा दोनों उदासीन बा। तो जब ऐसा परिस्थिति आ जाए तो ओमे ABCD का इस्तेमाल करेगा अल्फाबेट का इस्तेमाल जो IUPAC नाम में करता है नहीं ओमे जाना के नाम पहले आई ABCD में ओकरे नाम पहले लिखाए। आओ बनाओ जा क्वेश्चन कैसे हार्ड लगा था लिखा जा बताओ। NH3 का ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होता है और Cl का वाला -1 साफ दिखाता कि भाई नेगेटिव है और उदासीन है तो कामना का नाम पहले लिखा है नेगेटिव। अरे वैसे भी तू लोग ग्राफ निकाल लो पहले नेगेटिव और बाद 0 और बाद से पॉजिटिव और ये क्रम याद कर लिखा है। तो पहले हम लोग क्लोरीन वाला नाम लिखेंगे दो गो है ना लिखो डाई अब क्लोरीन जब कोई नेगेटिव होता है तो उसका नाम करते हैं तो O जुड़ता है इसलिए लिखा जाएगा क्लोरो डाई क्लोरो दिक्कत ओकर बाद एकर नाम लिखो इहो दे दुगो तो लिखो डाई आई एकरा नाम का अंदर तो कोना नहीं जुड़ी ई खाली लिखाई एमीन अब तू लोग एमीनो मत कर दी वाला जल्दी एमीन खाली एमीन तो डाई एमीन ओकरा बाद धातु के नाम ज्यों के त्यों लिखा जाला ओ में कोनो चेंजिंग ना सेम वैसे ही लिख देना इसका नाम होता है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम अथवा ऑक्सीकरण संख्या वाली लिखना कितना है 2 हो गया। एक पर एक और क्वेश्चन बना लेता नहीं एक और इसी पर सेम कितना सर्दी लगा था कौन है सर्दी धरा दे ये सुर का कौन खींच रही इसको हो गया सर चलिए हमें इसको बनाना है क्या करता लो मोबाइल में पढ़ा कर लो तो दूर से कर लो देखिए तो वो ले गया तो ठीक बा तार लोग तो ठीक नहीं थे। तो हाँ इसका हमें लिखना है नाम पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखो x मन बाई करा के लोहा के H2O के 0 होला इसका भी 0 होता है और इसका -2 होता है यानी 0 यानी x का मान +2 फटाक से निकल गया। नाम आ रहा है देखने तो हम देख रहे हैं कि H2O एगो लिगेंड बा और ये लिगेंड बा एकरो ऑक्सीकरण संख्या 0 होला और इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 हमर बतिया पर ध्यान हम का करनी है दोनों अगर एक जैसे हैं अगर अलग अलग हैं तब तो नेगेटिव के नाम पहले लिखा उदासीन के नाम बाद में तो दोनों बराबर हैं दोनों उदासीन हैं तो ए स्थिति में उनके नाम पे जाओ कि नाम कैसे लिखाता है। तो नाम कैसे लिखाता है जी भाई तो ये लिखाता है एक्वा यानी AQUA इसका नाम होता है और ये होता है नाइट्रोसिल NITROSIL। तब देखो तो ये तो N है हां तो A बस कौन पहले पढ़ी A इसका मतलब कि AB नाम लिखाएगा पहले तो फटाक से लिखो 5 को है ना ये लिख दिया जाएगा पेंटा ये क्या है एक्वा तो पेंटा एक्वा कहीं पर एक्वा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है एक्वा तुम लिखना तो पेंटा एक्वा ये क्या इसके बाद ये इसका भी नाम होगा नाइट्रोसिल ऐसे ये कहीं बा तो इसलिए नाइट्रोसिल लिख दो खाली डायरेक्ट नाइट्रोसिल। उसके बाद धातु का नाम जेम करते हैं आयरन लिख दो सबसे अच्छा कोई दिक्कत बा आयरन और ऑक्सीकरण संख्या वाली लिख दो का एक बार 2 ठीक है और लास्ट में एकरो नाम तो लिखेगा पड़ी आई तो सल्फेट है नहीं क्या पता तो याद कर लो Cu4 कॉपर सल्फेट हमने के पढ़ा था नहीं ये सल्फेट उस सारणी में सब नाम लिखा है ठीक है। तो आज के मतलब कि
आईपीएससी नाम का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखें, सबसे अपवाद बा, इतने में से कौन ना कौन क्वेश्चन आई, ठीक बा, ज्यादा हार्ड आई तो का आई वो देख लो। दो बज गए अच्छा तो कोना बात ना नाम तो पढ़िए ना ठीक है हो गया पढ़िए गल मेन चीज है आईपीएससी तो खत्म करिए दिए खाली वो हुए ना प्रश्न कर तो नहीं हो पढ़ बोला तो बना हां तो खत्म हो गया फिर देखें 22 दिन में हां 40 दिन में पूरा किताब खत्म हो गया। नाम इसका लिखने चलते हैं, इसका नाम लिखने जाएंगे तो गड़बड़ाएंगे क्या है तो समझिए, खुद देखा लो डायरेक्ट अगर हम चलेंगे इसका नाम लिखने ऑक्सीकरण संख्या तो लिख दोगे कि x प्लस en का जो 0 होता है -3 बराबर 0 यानी x का मान आएगा +3 ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगा। नाम लिखने जाओगे जो नया स्टूडेंट हो फटाक से क्या लिखेगा 3 को ऐसे लिख देगा ट्राई लिखेगा। और इसका नाम वहां लिखवाया है एथिलीन डाइएमीन तो लिखेगा का एथिलीन डाइएमीन। अब इसमें समझे नहीं आएगा उसको लगेगा का टीचर को कि ट्राई एथिलीन और डाइएमीन ठीक है लगा कि एथिलीन बा 3 गो और एमीन बा 2 गो एना लगे तेरे गड़बड़ी का होता कि एकरा नामवे में लगल हो डाई नेक्स्ट नहीं लगा रहा है। तो यदि किसी लिगेंड के नाम में ही कोई संख्यावाची शब्द जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में आप डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करिएगा, 20 30 टेट्रा की इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो 2 को होगा तो उसको बोला जाएगा 20, 3 को होगा 20, 4 को होगा टेट्रा ये बोला जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा नियम फेल हो जाता है। ये नियम केवल और केवल ईएन पर ही आके लागू हुई, केवल और केवल ईएन के लिए। जहां भी ईएन दिख जाए तो समझिए कि हमारा वो नियम सब फेल हो गई। अब बनाओ देखो चल के, अब बनाओ। अब चूंकि 3 को मान है तो 30 लिखेंगे, पढ़िएगा लिखेंगे 30, कोई दिक्कत। इसका नाम लिख दो एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। उसके बाद धातु का नाम तो सबको पता है क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्सीकरण संख्या क्या आया था 3 और लास्ट में राइट खत्म। तो यही था हमारा आईयूपीएससी नाम। बोला बनाओ लग गया 2017 में 5 करेगा। 2017 में देखो बिहार बोर्ड को ये पूछा है, वरना तो समझते ना दादीगेट क्वालिफिकेशन करेगा और उसके अथवा में 5 का आईपीएससी ना। हाँ ये भी ध्यान रखेंगे। अगर किसी अणु पे यहाँ पर प्लस सुनो प्लस या माइनस दिया होगा ना, प्लस चाहे माइनस ऊपर वाला, तो सब कुछ लिखला के बाद लास्ट में जाके खाली लिख दिया लो आए, ठीक बा। राय देवे क्या नहीं हम बुला गए थे, कल का क्लास पूरा है, देखो अब निकल हो लोग चैप्टर हमारा समाप्त, वापस खाली कराएंगे क्या बात। अब एक